जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल इंडिया टीवी पर एक नया ग्राफिक शोकेस किया गया है जिसमें कि AMCA के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सेंसर के डिजाइन में बड़ा बदलाव देखा गया है। ये चेंज सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि स्टाइल और सेंसर एफिशिएंसी दोनों को नए लेवल पर ले जाता है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले AMCA के IRST को एक बड़े फेयरिंग के साथ इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन अब इसे विमान की सेंटर लाइन पर शिफ्ट कर दिया गया, जहां सिर्फ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर हेड बाहर दिखता है। इसका मतलब यह है कि बड़ा कवर हटा दिया गया है जिससे कि रडार क्रॉस सेक्शन और कम हो गया है और AMCA की लो ऑब्जर्वर यानी कि स्टेल्थ प्रोफाइल और भी बेहतर हो गई है। आपको मैं बता दूं कि IRST एक पैसिव सेंसर होता है, यानी खुद कोई सिग्नल नहीं भेजता। ये दुश्मन के विमान, ड्रोन या मिसाइल के इंफ्रारेड सिग्नेचर को पकड़कर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से उन्हें ट्रैक कर सकता है, क्योंकि अब इसे सेंटर लाइन पर लगाया गया है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम के साथ मिलकर ये 360 डिग्री स्कैनिंग कर सकता है। इसका पहला फायदा, जैसे मैंने बताया, कि बेहतर स्टेल्थ क्षमता बन जाएगी। दूसरा, साफ सुथरा एरोडायनेमिक प्रोफाइल होगा जिससे ड्रैग कम होगा, वजन घटेगा और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। तीसरा फायदा होगा कि सेंसर का फील्ड ऑफ व्यू और डेटा फ्यूजन की क्षमता अब उत्तम आईएसआर रडार, EOTS और DAS के साथ और मजबूत होगी, जिससे कि अस्त्र मार्क 3 और रुद्रम जैसे हथियारों को और सटीक टारगेट मिलेंगे। और यहाँ पर इस EO सेंसर हेड में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होगा जो रडार एब्जॉर्बेंट है और इसके डिटेक्टर जैसे कि मर्करी, कैडमियम टेरलाइट या फिर इंडियम एंटीमोनाइट बहुत दूर के लो ऑब्जर्वर टारगेट को पकड़ सकते हैं, खास करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिन्हें के सामान्य रडार आसानी से नहीं देख पाते। यानी कि दोस्तों, ये छोटा सा चेंज सिर्फ डिजाइन का नहीं है बल्कि AMCA के ऑपरेशनल लेवल पर एक बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि 5th जनरेशन के फाइटर जेट की असली ताकत सिर्फ उसके हथियारों से नहीं बल्कि उनकी देखने और ना देखे जाने की क्षमता होती है और AMCA अब उसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चुका है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइए। अब दोस्तों, भारतीय वायुसेना लंबी दूरी की मिसाइलों पर ज्यादा फोकस कर रही है और आप सबको मालूम होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मीट जैसी मिसाइलें शामिल थी, जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से ज्यादा है। अब ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अब 200 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइलों को प्रायोरिटी दे रही है, जिसमें कि पहला अस्त्र मिसाइल का नाम आ रहा है। यहाँ पर वायुसेना ने DRDO को बोला है कि वो लंबी दूरी के अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल के एडवांस वेरिएंट को डेवलप करे जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा हो। इवन रशियन R-37 मिसाइल पर भी बातचीत हो रही है। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। और S-400 सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स कम से कम 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने को लेकर भी बातचीत कर रही है। दोस्तों, भारत की रुद्रम 3 अब ब्रह्मोस A से ज्यादा घातक होने वाली है। रुद्रम 3 की मारक क्षमता 550 किलोमीटर है और ये अपने टर्मिनल फेज में मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। यहाँ पर फर्क यह है कि रुद्रम 3 को सभी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में लगाया जा सकता है, जबकि ब्रह्मोस A सीमित संख्या पर सुखोई पर लगाई गई है। इस वजह से रुद्रम 3 दुश्मन के बंकर और एयर हैंगर जैसे मजबूत सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने के लिए कारगर साबित होगी। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक बड़ी जानकारी दी थी, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया था और भारतीय वायुसेना ने कहा था कि कम से कम 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं। और अब इस बात की पुष्टि मिलिट्री एविएशन के एक्सपर्ट टॉम कूपर ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने न केवल हवा में मार गिराए गए विमानों के सबूत देखे बल्कि जमीन पर भी और अधिक पाकिस्तानी विमानों के नष्ट होने के प्रमाण देखे हैं। मतलब साफ है उनका कि पाकिस्तान के केवल 5 फाइटर जेट्स नहीं मार गिराए गए बल्कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। यही उन्होंने कहा कि ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी और ये उपलब्धि टेक्टिकल, ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक स्तर पर थी। दूरी के लिहाज से देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी थी कि 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ऐसी सफलता भारत को मिली। दोस्तों, अब MRFA को लेकर अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये फिर से MRFA की खबर लेके आ गया, लेकिन वाकई में एक और बड़ी अपडेट आ गई है 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर, यानी कि MRFA को लेकर। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स अगले 2 महीनों के अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास MRFA प्रोग्राम के लिए अपना केस भेजने वाली है और ये होगा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का पहला और बेहद महत्वपूर्ण कदम। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन्स की संख्या कम है और ये गैप भरना जरूरी है, खास करके ऐसे वक्त पर जब चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मोर्चा खोला हुआ है भारत के खिलाफ। यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के मिलते ही नेक्स्ट स्टेप होगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का, यानी कि RFP का, और फिर शुरू होगा टेक्निकल इवैल्यूएशन और फील्ड ट्रायल। ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 साल वाला हो सकता है और अगर सब कुछ समय पर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक फाइनल हो जाएगा और पहले जेट्स की डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 से 4 साल बाद शुरू होगी। इस रेस में आप सबको मालूम है कि कौन कौन शामिल है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर राफेल को ही एडवांटेज मिली हुई है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन बाकी जो कंटेंडर्स हैं वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी, लोकल प्रोडक्शन और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देकर मुकाबला इस टेंडर के लिए करेंगे। MRFA प्रोग्राम की कीमत दोस्तों
15 से 20 बिलियन डॉलर के बीच मानी जा रही है। इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत पूरा किया जाएगा। मतलब साफ है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हजारों नौकरियां, यानी कि सिर्फ वायुसेना को ताकत नहीं मिलेगी बल्कि भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और मजबूत होगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि क्या इस बार फाइलें तेजी से चलती हैं या फिर हम इसे उन लंबी देरी वाली लिस्ट में डाल देंगे जो कि होती आई है। वहीं दोस्तों भारत के एमका मार्क 1 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट होगा जो कि इंसानी पायलट को फैसला लेने में मदद करेगा। और ये एआई पायलट सेंसर फ्यूजन, हथियारों को सेलेक्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे काम भी कर सकेगा। ये कोई आसान टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे आसानी से सीखा या बनाया जा सके। इवन तेजस मार्क 2 में भी एआई पायलट लगाया जा सकता है। दोस्तों भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 अब अपने फाइनल फेज में पहुंच गई है। इसे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट पर लगाने का काम 2025 के आखिरी महीनों में शुरू होगा। वहीं Su-30 MKI पर इसके यूजर ट्रायल्स जल्द शुरू होने वाले हैं। डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए अस्त्र मार्क 2 मिसाइल पहले वाले अस्त्र मार्क 1 की तुलना में काफी एडवांस है। इसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर से ज्यादा है और ये मिसाइल बीवीआर लड़ाई में काफी काम आती है। दोस्तों जब अस्त्र मार्क 2 को तेजस मार्क 1A पर लगाया जाएगा तो ये एक हल्का लेकिन एक पावरफुल फाइटर जेट लंबी दूरी से दुश्मनों को गिराने में सक्षम हो पाएगा। इस टेस्टिंग में अलग अलग ऊंचाई और स्पीड पर उड़ान परीक्षण किए जाएंगे। तेजस के मिशन कंप्यूटर और रडार के साथ सॉफ्टवेयर जोड़ा जाएगा और असली मिसाइल दागने का ट्रायल किया जाएगा। हालांकि पहले Su-30 MKI पर ट्रायल होंगे क्योंकि इसका रडार ताकतवर है और लंबी दूरी तक ये उड़ सकता है। ट्रायल पास होने के बाद सबसे पहले सुखोई स्क्वाड्रन को ये मिसाइल मिलेगी। दोस्तों S-400 को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इस S-400 ने जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उसके बाद दुनिया में भी दोस्तों S-400 को लेकर एक पॉजिटिव व्यू देखने को भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात एक और सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इस सफलता के बाद इंडियन एयरफोर्स 2 और S-400 या फिर नए S-500 को खरीदने का प्लान कर रही है ताकि देश की एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत हो सके। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि 2 और स्क्वाड्रन 2027 से 29 के बीच आ जाएं ताकि कवरेज और रेडियंसी बढ़ सके। अगर रशिया S-500 को जल्दी दे सकता है तो इंडियन एयरफोर्स सीधे वो ले सकती है, वरना S-400 तो खरीदेगी। S-500 तो आप सबको मालूम ही है कि 600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। चाहे दोस्तों S-400 हो या S-500, इन दोनों को IACCS और आकाश 3 नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा जिसमें कि QRSAM, आकाश MRSAM, प्रोजेक्ट कुशा भी शामिल है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ खतरे की स्थिति में ये एक लेयर्ड एयर डिफेंस भारत को हर ऊंचाई और हर रेंज पर सुरक्षा देगा। दोस्तों HAL अब भारतीय नौसेना के लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन यानी कि UHM वेरिएंट पर काम कर रहा है और इसके लिए आईसा रडार को पूरी तरह स्वदेशी तरीके से विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में HAL के साथ DRDO की LRD शामिल है जिसे रडार टेक्नोलॉजी का काफी अनुभव है। UHM असल में ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर का नेवल वेरिएंट है जिसे खास तौर पर नौसेना की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। इसमें ऐसे बदलाव होंगे कि ये समुद्री माहौल में लंबे समय तक काम कर सकेगा, जैसे कि समुद्री पानी से होने वाली जंग से सुरक्षा, फोल्ड होने वाले रोटर ब्लेड और एडवांस एवियोनिक्स जो कि समुद्र में निगरानी और पनडुब्बी रोधी मिशन में मदद करेंगे। आईसा रडार लगाने के कई फायदे मिल जाएंगे। समुद्र में छोटे जहाजों और कम ऊंचाई पर उड़ते एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि पनडुब्बियों के पेरिस्कोप को भी ये पहचान पाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू, नेविगेशन और मौसम की जानकारी देगा। इसके अलावा दिन रात और किसी भी मौसम में काम करने की क्षमता बढ़ाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारतीय नौसेना लगभग 50 UHM हेलीकॉप्टर खरीद सकती है जिन्हें की डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पेट्रोल वेसल पर डिप्लॉय किया जाएगा। और इन हेलीकॉप्टरों में सोनार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक ऑब्लिक इंफ्रारेड सेंसर, टेक्टिकल डेटा लिंक्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम भी स्वदेशी होंगे। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना और DRDO ने मिलकर चाइना की बनी PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के मलबे का तकनीकी विश्लेषण शुरू कर दिया है और ये मलबा मई 2025 में पंजाब के होशियारपुर में मिला था। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि इस मिसाइल का अध्ययन करने से दुश्मन की क्षमता समझने में मदद मिलेगी और भारत अपने काउंटर मेजर्स और स्वदेशी मिसाइल विकास को और मजबूत कर सकता है। दोस्तों मिसाइल के मलबे में कुछ अहम हिस्से मिले हैं जैसे कि प्रपल्सन यूनिट, डेटा लिंक सिस्टम, इनिशियल रेफरेंस यूनिट, आईसा रडार सीकर। यानी कि दोस्तों ये मिसाइल ना फटने के कारण भारत को इसे करीब से जांचने का एक बड़ा मौका मिल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे DRDO के अस्त्र मिसाइल परियोजना और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को तेज बढ़ावा मिलेगा और इस मलबे को लेकर कई देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान भारत से तकनीकी जानकारी साझा करने में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी जानकारी भारत के नियंत्रण में और तय प्रोटोकॉल के तहत साझा होगी। दोस्तों आज सुबह भारतीय सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। कुछ दिन पहले इसी इलाके में भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। आज के ऑपरेशन के दौरान एक भारतीय जवान ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दोस्तों चाइना के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत आएंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत करेंगे। फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।